अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश शक्तियों पर बात हो गई, केवल एक शक्ति कौन सी रह गई? नियम बनाने की शक्ति, और बाकी सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये बकाया है, उनमें कुछ भी ऐसा बहुत समझाने लायक नहीं है। लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया, जब सब फल खाए तो धतूरे ही क्यों छोड़ दिए जाए, उन्हें भी खा लिया जाए। इस भाव के साथ जो शेष बचे प्रोविजन है वो हम आपको बताए देते हैं। तो 138 कहता है उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान कर दे सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि आपका केंद्रीय विधायिका, इसकी शक्ति का विस्तार संघ सूची के विषयों तक ही है, और केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में भी यही बात सत्य है। या फिर यूं कह लें, केंद्रीय विधायिका की शक्ति का विस्तार अवशिष्ट विषयों और संवर्ती सूची के विषयों तक भी है। लेकिन इस अनुच्छेद के माध्यम से जहां तक 138(1) का सवाल है, उन्होंने जब स्पेसिफिकली कह दिया संघ सूची, इसका मतलब यह हुआ कि संघ सूची में जो विषय वर्णित है उनके संबंध में कोई एडिशनल जुडिक्शन ये केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय कार्यपालिका अगर देना चाहे उच्चतम न्यायालय को तो दे सकती है। केंद्रीय कार्यपालिका का नाम इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि विधायी क्षेत्रों में केंद्रीय कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, आदतन निकल गया। लेकिन केंद्रीय विधायिका कहता है अनुच्छेद 138 कि जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, लेकिन संसद विधायिका है केंद्रीय, तो संसद विधि द्वारा बनाकर, कानून बनाकर अगर उच्चतम न्यायालय को कोई अतिरिक्त अधिकारिता दी है। आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर जो कुछ डिसाइड करेगा वो ट्रिब्यूनल की हैसियत में डिसाइड करेगा, लेकिन उसकी अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। तो इनकम टैक्स एक्ट में किसने लिखा? संसद ने। तो संसद ने ऐसी अधिकारिताएं अतिरिक्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दी हैं जो उसे प्राप्त अन्य इंस्टीट्यूट्स में नहीं थी। जैसे परस्पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण ये देश में रहना ही चाहिए, ये देश के औद्योगिक विकास के लिए और उपभोक्ताओं के हित के लिए एक जरूरी बात है। अभी हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि लंबे समय तक, बहुत लंबे कालखंड तक बजाज सुपर स्कूटर इसी की फैक्ट्री हिंदुस्तान में रही। विजय सुपर, लंबरेटा और बजाज, ठीक है, आपका विजय सुपर, लंबरेटा और बजाज, और बजाज की बुकिंग 500 रुपए देकर 14,000 का टोटल स्कूटर था उस समय, उसमें से 500 रुपए की, ठीक है, चार्ज देकर उसकी बुकिंग कराई जाती थी, और 5 साल बाद उसका नंबर आता था, और 5 साल बाद नंबर आने के बाद ऐसे घरों में खुशियां मनती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन सामाजिक सत्य यही है कि दहेज लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। लड़की का जन्म होते ही उसकी शादी में बजाज सुपर स्कूटर देंगे, इसके लिए 500 रुपए देकर बुक करा दिया जाता था, और शादी होने तक उसका नंबर आ ही जाता था। ठीक है, ये स्थिति इस देश में रही है। राहुल बजाज को राहुल बजाज बनाने वाली कांग्रेस, ठीक है, और ये स्थिति महीने 2 महीने नहीं रही है, हम बड़े हो गए इस स्थिति को देखते देखते। कितना रुपया कमाया होगा सोचो। और अगर बजाज सुपर में कोई खासियत थी
तो जिस समय अन्य स्कूटर आए उस समय तक तो तुम करोड़ों अरबों अकल्पनीय रुपया कमा चुके थे, तो तुम उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? ठीक है ना भाई, कायदे में तुम्हें तो सर्वाधिक अच्छे ढंग से उसका मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि अन्य लोग तो आ रहे थे, वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे, और तुम तो पहले से इस्टेब्लिश थे। कारों के क्षेत्र में एम्बेसडर फिएट, जिनका नामो निशान खत्म हो गया, ठीक है, नामो निशान खत्म हो गया, इसका मतलब एक घटिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी लंबे समय तक इस देश की खोपड़ी पर थोपी गई। इसका अर्थ यह निकला टेक्नोलॉजी, आज क्रायोजेनिक इंजन हमने बना लिया, इससे पहले क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि बनाने का अवसर ही नहीं दिया। भाई आप ही में से तो सेलेक्ट होते हैं, जब पढ़ने का अवसर दिया जाएगा तभी तो होगा, जब सिलेक्शन का वातावरण बनेगा तभी तो होगा, अन्यथा तो सेलेक्ट होने लायक प्रतिभा भी है, ठीक है ना, टैलेंट स्पॉइल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा कि मनुष्य एक संभावना है, वो संभावना के तौर पर जन्म लेता है, ठीक है, वो हो तो कुछ भी सकता है, और जो कुछ वो होता है उसे संभव कौन बनाता है? टीचर। मनुष्य संभावना है, उस संभावना को संभव बनाने का काम अगर कोई करता है तो शिक्षक होता है, इसीलिए उसका सम्मान है, वो संभावना को संभव बनाता है, अन्यथा संभावना नष्ट हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का देश में कोई वातावरण ही नहीं, स्कूटर बजाज चलेगा, एम्बेसडर कार चलेगी, कोई कंपटीशन ही नहीं है, और एक आध साल नहीं, लंबे अरसे तक तो ये देश के औद्योगिक वातावरण के लिए भी गलत था, और उपभोक्ता हितों पर तो डाका पड़ ही रहा था। उसके बाद मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बना, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि साहब जिन्होंने बजाज सुपर चलवाया वर्षों बरस, जिन्होंने एम्बेसडर चलवाई वर्षों बरस, उन्हीं ने ये एक्ट बनाया, तो कुछ फिर मजबूरी भी हो जाती है। आप कितने बरस बेवकूफ बनाओगे लोगों को? कभी तो खड़ा ही हो जाता है आदमी, फिर तो रुकना ही पड़ता है। और ये घटिया टेक्नोलॉजी बेच रहे थे, इसका सबूत ये है कि तुम तो अरबों कमा चुके थे, जिस समय अन्य लोग आए तो तुम उनके सामने टिक क्यों नहीं पाए? टिकते, ठीक है, टाटा टिके, आज भी टिके, ठीक है, तुम नहीं टिक पाए, क्यों? उस फील्ड में, इसका मतलब ही तुम घटिया बना रहे थे। फिर ये एक्ट बना, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब इस एक्ट के मुताबिक आप कोई ऐसी व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकते जिससे किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एकाधिकार ये प्राप्त हो जाए, क्योंकि एकाधिकार अगर आपको प्राप्त हो गया तो डेफिनेटली उपभोक्ता हितों पर तो डाका पड़ेगा ही, देश का औद्योगिक वातावरण भी प्रभावित होगा, और जो टैलेंट है वो स्पॉइल हो जाएगा। आज हमने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, आज हमने स्वदेशी रॉकेट बना लिया, उसी से हम भेजते हैं सैटेलाइट, हमने सैटेलाइट भेजने की क्षमता हासिल कर ली। ये ठीक है, वैज्ञानिक ही हासिल करते हैं, लेकिन वातावरण कौन बनाता है? वो तो पॉलिटिकल लीडर्स बनाते हैं। आप बजट दोगे, आप सुविधाएं दोगे, ये ठीक है कि पढ़ते आप हो, लेकिन माँ बाप पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ोगे। माँ बाप फैसिलिटी ही नहीं देंगे तो पढ़ेगा कौन? ठीक है, आपको बच्चा आईएएस बनता है, ठीक, बच्चा ही बनता है, ये सही है, लेकिन माँ बाप या इवन उस सफाई कर्मचारी का योगदान, जिसने आकर ऐसा वातावरण रखा था जिसमें आप पढ़ पाए, अन्यथा उस सफाई कर्मचारी ने अगर हड़ताल कर दी होती तो उसमें सांस लेना दूभर होता। पढ़ाई तो बहुत बात की बात है, इसलिए यू मस्ट बी थैंकफुल, खाली अपने प्रति नहीं है, इस समस्त अस्तित्व के प्रति, क्योंकि जब वो सहयोग करता है, पूरा अस्तित्व आपको सहयोग करता है, तब आप कुछ हो पाते हैं।
आप अकेले कुछ नहीं हो सकते, और इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती कि यू मस्ट बी थैंकफुल टू एवरी पर्सन। ठीक है, तो ये सही है, वैज्ञानिक ही आविष्कार करता है, लेकिन आविष्कार करने का माहौल पुलिस भी बनाती है। अगर गुंडागर्दी करते रहें तो वैज्ञानिक के तो कंटाप पड़ेगा, और कंटाप खा के तुम कितनी आविष्कार कर पाओगे ये मैं बताऊं, तो तमंचा दिखा तुम तो पैसे लूट लेंगे, तुम्हारी तनख्वाह। ठीक है ना, अब करो भी आविष्कार, तुमने आविष्कार किया नहीं, उस पुलिस ऑफिसर ने भी, उस पुलिस के सिपाही ने भी तुम्हें आविष्कार करने में रोल प्ले किया है। ठीक है ना, आप अकेले कुछ नहीं कर पाए थे। सोचो, कोई आविष्कार क्या एक दिन में होता है? और आविष्कार के लिए पेट तो भरा होना चाहिए, जो आविष्कार कर रहा है उसका परिवार सुरक्षित होना चाहिए। अगर परिवार असुरक्षित है, कौन सा आविष्कार होगा ये बताओ? और सुरक्षित कौन करेगा? आप वो परमाणु पिक्चर है वो देखिए, उसमें कई लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, परमाणु बम बनाने के लिए या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए। वैज्ञानिक उसमें तो कुछ ही है, उसमें मिलिट्री के लोग, उसमें पुलिस के लोग, वो भी सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि बाकी लोग तुम्हें करने देंगे, और जो नहीं करने देंगे उनसे तुम निपट भी नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारी जो स्पेशलिटी है वो पढ़ने में है, लड़ने में थोड़ी है। लड़ने में तो वही स्किल्ड है। ठीक है, वो तुम्हारे कंटाप रखेंगे, तुम तो एक कंटाप खा के उनका उठ नहीं पाओगे, आपका आविष्कार तो बहुत दूर की बात रही, वो तो वही लोग निपट सकते हैं। तो उसको बनाना, तो आपका ये क्या बनाया? मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्शन एंड, ठीक है, इसके माध्यम से एकाधिकार खत्म किया गया है। और अगर आपने इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए किसी व्यापारिक गतिविधि को रोका है, यह कहकर कि यह संबंधित उद्योगपति का एकाधिकार कायम करने वाली गतिविधि थी, तो जरूरी नहीं है कि आप इसका हमेशा सदुपयोग करोगे, क्योंकि यह हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा हो, तुम अपने किसी उद्योगपति को बढ़ावा देने के लिए एक सत्यनिष्ठ उद्योगपति को रोक रहे हो, यह भी संभव है। इसलिए इस एक्ट में अपीलें दी गई हैं, और वो 138(1) की शक्ति के आधार पर अंतिम रूप से उसमें क्षेत्राधिकार किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट को। देयर आर सो मेनी स्टैट्यूट्स which are enacted by the parliament to extend the jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है ना, because these subjects are included in the central list in list 1. तो अनुच्छेद 138(1) के आधार पर यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। 138(2) कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट की गवर्नमेंट परस्पर एग्रीमेंट करके कोई भी विषय, अब मानिए, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों गवर्नमेंट्स, उनके अपने अपने अधिकार हैं, दोनों की संपत्तियां हैं, और सेंट्रल की संपत्ति होगी तो किसी स्टेट में ही। कई बार विवाद पैदा हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, भाइयों के बीच होते, तो विवाद तो भाइयों के बीच के विवाद जैसे ही हैं। ठीक है, परिवार तो एक ही है, तो आखिर कोई बड़ा बूढ़ा बैठेगा तो समझाने के लिए। अब बड़े छोटे में हो रहा, तो बड़े छोटे में, यद्यपि बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, लेकिन अब जब विवाद हो गया तो छोटा बड़े को नहीं मानता, बड़ा छोटे को नहीं मानता, तो फिर कोई और चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी विषय पर एग्रीमेंट करके उस पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का विस्तार कर सकते हैं, कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वो हम दोनों मान लेंगे। ये 138(2) 139 कहती है कि आपका संसद विधि द्वारा, शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना चाहिए कि संसद विधि द्वारा, मीनिंग देयरबाय इट इज द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, संसद ही कर सकती है ऐसा, सरकार नहीं।
ठीक, और जो सरकार कर सकती है वो संसद नहीं, वो उच्चतम न्यायालय नहीं। ठीक, यहां कहता है संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, खंड 2 क्या है? फंडामेंटल, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, एट वेयर सुप्रीम कोर्ट is empowered to issue the writs, directions and orders। ठीक है, तो वो शक्ति जो उच्चतम न्यायालय की है, फंडामेंटल राइट के प्रयोजनों से उस शक्ति को संसद कानून बनाकर जिला न्यायालयों को भी दे सकती है, जो अब तक दी नहीं है। ठीक है, और यहां शब्द देखेंगे क्या कहता है? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के, सॉरी उल्टा बोल गए, ये जो बात हमने कही ये तो अनुच्छेद 32 में ही लिखी है कि संसद विधि बनाकर जिला न्यायालयों को भी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सशक्त कर सकती है, ये वही लिखी है अनुच्छेद 32 में ही। यहां जो लिखा है 139 में, यहां यह लिखा है कि अनुच्छेद, ठीक है, 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों के लिए जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसे वे शक्तियां, अर्थात आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति ये प्रदान की जा सकती है, जैसी उच्च न्यायालय को है अनुच्छेद 226 में। ये संसद कानून बनाकर देना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिया जा सकता है, लेकिन अब तक दिया नहीं गया, और कारण उसका यह नहीं है कि वो कोई छोटे हैं, उच्च न्यायालय का प्राधिकार बड़ा रखना है, ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा है, बहाना यह गया है कि वे व्यस्त हैं, इसलिए उन पर अतिरिक्त बोझ न डाला जाए, अगर कभी जरूरत पड़े तो ठीक है दे देंगे। तो यहां क्या कहता है आप देखें, कहता है संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, समादेश, वो परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। कहता है जिनके अंतर्गत ये रिटें भी हैं, इसका मतलब रिटें 5 प्रकार की होती हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल आया, और आप लगातार गलत पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जो होली गलत है। लेकिन किसी से भिड़िएगा नहीं, क्योंकि नंबर आपको उन्हीं से लेने हैं, ठीक है, जो मूर्ख हैं, इसलिए उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये विश्वास रखिए कि आयोग में जो बैठते हैं उन्हें सही बातें पता होती हैं, इसलिए आयोग में यही उत्तर दीजिएगा, ये मत दे दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 5 रिटें जारी करने की शक्ति होती है, और रिटें 5 ही प्रकार की होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिटें वो जारी कर सकते हैं, ये सही है। भारत में अक्सर, ठीक है, गेहुए रंग के और काले लोग ही होते हैं, ये सही है, लेकिन लोग ही काले रंग के होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, लोग तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से इतने यहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, यह सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन वो सिर्फ 5 प्रकार की रिटें ही जारी कर सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। रिटें 5 प्रकार की जारी होती हैं, ये सही है, लेकिन रिटें ही 5 प्रकार की होती हैं, ये गलत है। तो अंतर सही और गलत के बीच बहुत थोड़ा, और ये कानून की दुनिया में ही नहीं है, सामाजिक जीवन में भी है। केवल भाव का अंतर है, केवल भाव का। ठीक है, केवल भाव का। रहेंगे तो आप यहीं, कहीं चले थोड़े जाएंगे, लेकिन ये अनुभव करके रहना कि यहां हम सिर्फ
150 साल के लिए रह रहे हैं, परमानेंटली यहां नहीं रहेंगे, यही सन्यास है। बस भाव का ही तो अंतर आएगा, रहेंगे तो यहीं, अभी भी यही रह रहे हैं और तब भी यहीं रहेंगे, कहीं चले थोड़ी जाएंगे, सिर्फ भाव का। तो सही और सही यही है कि आप यहां 150 साल के लिए हैं, परमानेंटली नहीं है, सही यही है और वो गलत है। ठीक है, जो मानकर आप व्यवहार करते हो, ठीक है ना, आपके अवचेतन में जो मान्यता चलती रहती है और जिसके चलते रहने के आधार पर आप व्यवहार करते हो, वो गलत है। और इसके बीच अंतर कितना सा है, सिर्फ भाव का, सिर्फ भाव का, इसके अलावा कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो सही और गलत, इसके बीच अंतर बहुत थोड़े होते हैं। ठीक है, आपने चोरी की लेकिन अपने लिए नहीं, ठीक है, अपने लिए नहीं की, या तो समाज के लिए की, ठीक है, या इस भाव के साथ की कि किसी का कुछ है ही नहीं, बस वस्तुएं रखने का ढंग, ठीक है, ये ऐसा है कि कुछ वस्तुएं आपके घर में रखी हैं, कुछ वस्तुएं मेरे घर में रखी हैं, इनफैक्ट ये सब वस्तुएं भगवान की हैं, तो फिर आप चोर नहीं हैं, आपने ये उठा ली और कोई आपके घर से उठा ले गया, बात ही खत्म है, क्योंकि आपकी मान्यता ही है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि मेरे घर की रखी वस्तुएं तो मेरी हैं, शेष भगवान के, तो तुम चोर और धूर्त हो। ठीक है, या तो उस तल पर पहुंचिए और नहीं तो जिस तल पर हो उस तल के मुताबिक व्यवहार करिए। तो बातें तो सही और गलत के बीच बहुत फर्क नहीं होते, न कानून की दुनिया में कहीं नहीं होते, बहुत थोड़े अंतर, बहुत थोड़े अंतर। वही अंतर यहां है कि 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, सही है, लेकिन रिटें 5 प्रकार की ही होती है, गलत है। ठीक है, तो आपका 139 कि टू प्रोटेक्ट द, ये खूब आता है 139, बहुत खूब धड़ाधड़ पूछा जाता है कि अन्य प्रयोजनों के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से रिटें जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के प्रभाव से संसद दे सकती है, खूब धड़ाधड़ पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लेंगे। ठीक है ना, फिर आपका कहता है 139 से, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि विधि के प्रश्न जो व्यापक महत्व के उच्च न्यायालय में चलना है, विभिन्न उच्च न्यायालयों में चलना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल अंतर्निहित है जिस प्रोसीडिंग में, वो विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय को तो ये शक्ति रहे कि वो फाइनली उसे सुने, फिर सर्टिफिकेट दे और फिर वहां पहुंचे। लेकिन उच्चतम न्यायालय को शक्ति ना हो कि वे सारी कार्रवाइयां अपने पास मंगवा लें। ये थोड़ा विसंगत लगता है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता, और इसमें लेट लतीफी ये भी होगी ही होगी। पहले तो उच्च न्यायालय सुने, डिसाइड करे, फिर सर्टिफिकेट दे। ठीक है, अगर दे ही दे और मानो वो मूर्ख हो तो कुछ दे कुछ न दे, हो सकता कोई न दे, फिर ये जो पक्षकार है ये एसएलपी में जाए, एसएलपी में क्या पता मिलेगी नहीं मिलेगी, और चलो मिल भी गई तो इस पक्षकार के कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, जरा इस पर भी विचार करिए। तो ये मैकेनिज्म न्याय के हित में है ऐसा तो नहीं कह सकते, इसलिए उच्चतम न्यायालय को भी शक्ति रहनी चाहिए कि वो मामलों का अंतरण करके यदि उचित समझे, ठीक है, तो सुमोटो भी, अब सब मामलों का पता उन्हें नहीं लग सकता, तो इसके लिए अन्य प्राधिकारी भी सशक्त किए जाने चाहिए कि उन्हें अगर जानकारी आ रही कि विधि के व्यापक महत्व के प्रश्न हैं जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं, तो सवाल ये एक संघ उन्हें मंगवा लो, एक ही बार में सुन जाएगा, वो पहले सुने फिर जजमेंट पारित करें फिर प्रमाण पत्र दें ना दें, झंझट करने की क्या लाभ। इस प्रयोजन से 139A बनाया गया।
क्या कहता है देखें, कहता है यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, एक जैसे इश्यूज उठे हुए हैं, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालय, अब उच्चतम न्यायालय में भी पेंडिंग हो गया क्या, मानिए फंडामेंटल राइट का मामला है, वहां भी आ गया, और बहुत सारे हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ठीक है ना, तो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के और सारवान है, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये नहीं है, लेकिन फिर भी व्यापक महत्व के और सारवान है, सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। क्यों सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब तो ये हुआ उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को डिसाइड करने के लिए जरूरी सवाल, और वो व्यापक महत्व का हो, ठीक है, व्यापक महत्व के हैं लेकिन सबस्टेंशियल नहीं है, ठीक है ना, इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी सबसे पहला सवाल होगा वेन एवर यू विल गो बिफोर द एनी कोर्ट ऑफ इंडिया या एनी कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन फर्स्ट क्वेश्चन विच विल बी रेज्ड बाय द बेंच that will be under what provisions, under which jurisdiction you have filed this petition, please answer it, and only after that they will exercise those powers which are vested in them by constitution or any other law, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही होता है, तो कहता है व्यापक महत्व के होने चाहिए, सारवान होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में स्वयं हो और अन्य हाई कोर्ट में हो या दो से अधिक हाई कोर्ट में हो, पिटीशन कौन लाए, महान्यायवादी, मामले का पक्षकार या वो स्वयं मंगाए, ये सारी कंडीशंस, ये नहीं तुम मुंह उठा के पहुंच गए, तुम्हें कोई हक नहीं है, पीआईएल का सवाल नहीं है, ठीक है, आप नहीं जाएंगे इनमें से कोई, कहता है तो वहां उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा, तो मीनिंग देयर बाय द कंडीशंस मेंशन्ड, ठीक है, एट अबव मस्ट बी सेटिस्फाइड, ओनली आफ्टर दैट दे विल समन ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर देम, ठीक है ना, तो कहता है और उन मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिसने मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करेगा। अब ये ठीक है कि हमने केवल इश्यू सुन लिया, बस जो जिस पर निपटने हैं वो मामले, वो इश्यू सुन लिया, डिसाइड कर दिया और बाकी अपना करो, क्योंकि वो बिजी बॉडी है, महत्वपूर्ण यही होता है उन्हें कि देखो मतलब की बात करो, मतलब की हम डिसाइड कर देते हैं, बाकी तुम लोग अपना देखो, ये होगा ये बता दिया, बाकी अपना करो, ठीक है। शादी अगर में उन्होंने कहा कि देखो बरसात का मौसम में वाटर प्रूफ पंडाल बनेगा, बस कहां से बनवाओगे, कितना बनवाओगे, कितना बड़ा बनवाओगे, ये सब तुम तय कर लो, इसमें हमने ये होगा, बस मूल बात बता दी, ये होगा, अब बाकी चीजें तय कर लो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति ऐसा किया जाना युक्ति संगत है। कहता है यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के आदेश की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्रवाई का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा। तो ये तो अगर उचित समझता है, जैसे कई बार होता है एक आदमी ने कोई किताब लिख दी, एक आदमी ने कोई फिल्म बना दी, अब उसका एक पर्टिकुलर देश में, बहुत देश के एक हिस्से में उसका विरोध बहुत ज्यादा होने लगा, ठीक है। अब फिल्म उसने वहीं बनाई है, किताब उसने वहीं लिखी है, या फिल्म कहीं बनाई गई, किताब कहीं लिखी गई, लेकिन देश के एक हिस्से में उसका विरोध बहुत ज्यादा होने लगा और वहां वो किताब पढ़ी भी गई, देखी भी गई फिल्म, ठीक है, और इसलिए जुडिक्शन आ गया वहां, और वहीं लोगों ने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लिटिगेशन फाइल कर दिया। अब वो अगर वहां जाए तो पब्लिक सेंटिमेंट उसके खिलाफ है,
तो उसकी हत्या ये हो सकती है, झंझट हो सकता है। तो फिर उठाया मामला कहीं और ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उच्चतम तक अन्य जगहों पर जाएगा, वहां कानून के मुताबिक डिसाइड हो जाएगा, होना होगा। अगर यह डिसाइड होगा कि नहीं, आप लोगों का विरोध गलत, फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बनाई गई, तो फिर वेद पढ़ेंगे आपके, और नहीं तुम कितना भी प्रदर्शन, फिर उसके लिए तो राजदंड होता है ना, उसके लिए फिर सरकार के पास ताकत है ना, फिर राजदंड उठाया जाएगा, फिर तुम कैसे करोगे विरोध, चलेगी, ठीक है। और अगर पाया जाता तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये 139(2) की शक्तियां हैं, ठीक है। 140 कहता उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी के से असंगत न हो, और उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो, तो ऐसी एंसिलरी पावर्स दी जाती है। जैसे संसद कानून बनाकर यह कह सकती है कि जब वो फंडामेंटल राइट का सवाल सुन रहे होंगे तो उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगा लेने की शक्ति होगी, ये होगा वो होगा, एक सप्लीमेंटल प्रोविजन, हालांकि अनुच्छेद 32 में वो उन्हें ऑलरेडी प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि वालिका ऐसी प्रक्रिया से जो वो उचित समझे, तो कोई प्रक्रिया उचित समझ सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कोई शक्ति है जिसके इस्तेमाल के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई, तो सप्लीमेंटल प्रोविजंस पार्लियामेंट, ठीक है, एक्ट बनाकर बना सकती है, और फिर उन प्रोविजंस के मुताबिक वे अपनी शक्तियों का और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे। अनुच्छेद 141 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। सभी न्यायालयों पर, यहां सिर्फ सभी न्यायालयों पर कहा है, ठीक है, ये नहीं कहा, ठीक है, कि अन्य जगहों पर बाध्य कर होगी, यानी लेजिस्लेचर जैसा कानून नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सभी न्यायालयों पर बाध्य कर होगी। तो सभी न्यायालयों पर जब बाध्य कर होगी तो इसने कानून का प्रभाव तो ग्रहण ही कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने विवाद लेकर कहां जाएंगे, उच्चतम न्यायालय। तो पूर्व निर्णय का जो सिद्धांत है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या है, कल सेपरेटली बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ लीगल फील्ड का एक सिद्धांत है जिसे संवैधानिक मान्यता जो भारत के संविधान में दे दी गई। अन्यथा पूर्व निर्णय का सिद्धांत की न्यायालय अपने से वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा की गई कानून की व्याख्या को स्वीकार करेंगे। ये उन सारे देशों में पूर्व से मान्य है जहां इंग्लैंड का शासन रहा और जिन्हें कॉमन लॉ कंट्रीज कहा जाता है, लेकिन भारत में उसको संवैधानिक मान्यता मिली है अनुच्छेद 141 के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपने देखा 142 और 143 पर तो विस्तार से चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, विस्तार से चर्चा की है। अब 144 कहता सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, शब्द महत्वपूर्ण है, कहता सहायता में, उनकी अधीनता में काम किया जाना, यह नहीं कह रहा है दे विल बी सबऑर्डिनेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यह नहीं कहा उसने कहा दे विल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सरकार राज्य का अंग है, सरकार के पास अपने कर्मचारी हैं, सरकार के पास कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक है कि आपकी कल्पना वहां तक जाती ही नहीं कि जो न्यायालय का कर्मचारी है वो सरकार का कर्मचारी नहीं है, ठीक है ना, ये कल्पना ही नहीं है आपकी। इवन जो न्यायालय के कर्मचारी हैं उनकी भी नहीं है। आप अभी कचहरी में जाना हो तो पूछता किसके कर्मचारी होगा, सरकारी, वो सरकार के कर्मचारी होते तो कल गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी वहां भी होती, क्योंकि सरकार की छुट्टी कल थी, वो सरकार के कर्मचारी नहीं है। विंटर वेकेशन में कोर्ट बंद थी, कलेक्ट्रेट नहीं, ठीक है, लेकिन जो सरकार के कर्मचारी नहीं है उन्हें भी ये गलतफहमी है कि वो सरकार के कर्मचारी हैं। इतनी अधिक सरकार के कर्मचारियों की संख्या है। वही कहते हैं ना कि बुलबुलों को हसरत है कि हम उल्लू क्यों ना हुए, ठीक है, अजीब है ठीक है, हाल गुलिस्तां का। तो
जो सरकार के कर्मचारी वाकई नहीं है उन्हें भी ये गलतफहमी है। इस स्तर पर सरकार के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, तो सरकार तो अपने सब काम करा लेगी, उसके पास तो ही है कर्मचारी, रेल उसका, पुलिस उसकी, सड़क वो तो अपने जो चाहेंगे करा ही लेंगे। न्यायालय के पास जो कर्मचारी हैं वो उनके पेशकार हैं, वो उसी विद इन बाउंड्री जो चाहे सो करा ले, ठीक है, लेकिन सम्मन वो जारी करते हैं और सरकार का तंत्र उस सम्मन की तामील करता है। आप कहेंगे वो तो कानून में लिखा है, सही बात है आपकी, लेकिन कानून में क्या लिखा है? सीआरपीसी और सीपीसी है ना कानून, तो सीआरपीसी किसके लिए? दंड न्यायालय के लिए। सीपीसी किसकी है? किसके लिए? सिविल न्यायालय के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब सिविल कोर्ट और दंड न्यायालय की तरह काम करेगा तो उनके सम्मन सर्व करा देगी पुलिस। फंडामेंटल में क्यों कराए? या अन्य जुडिक्शंस में जब वो सुनवाई कर रहे हैं तो उनका सम्मन क्यों सर्व करवाए? तुम नहीं कराएंगे, तुम अपने जो कर्मचारी जितने तुम्हारे हैं जो भेजो, और उनके जितने कर्मचारी वही चले जाएंगे सब काम करने, तो फिर कोर्ट कैसे खुलेगा? चल ही नहीं पाएगा, मसला ही नहीं चल पाएगा। यही स्थिति लेजिस्लेचर की है। लेजिस्लेचर स्वतंत्र है, उसका अपना कर्मचारी वृंद है, देखा है हम लोगों ने, 97 या 98 था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का। लेकिन अब सवाल यह है, कंटेम्प्ट कर दिया सेंट्रल लेजिस्लेचर का किसी ने, लेजिस्लेचर में सवाल आया, अब उसके लिए सरकार का रिकॉर्ड चाहिए, तो सरकार का रिकॉर्ड तो सरकार के पास है, वो लेजिस्लेचर क्यों दे दे? ठीक है, या सरकार के कर्मचारी क्यों लेके जाए? ये सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिवीजन है वो सुविधा के लिए है, देश पहले है, उसकी व्यवस्था पहले है, ठीक है, उसके लिए सबका, ये सारे किसके हैं? देश के हैं, इसलिए एक व्यवस्था रखी गई कि सारे लोग, क्योंकि स्टेट वो भी है, तो सारे लोग उनकी सहायता में काम करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को कोई काम कराना, अपने सारे कर्मचारी ऐसे माने जाएंगे मानो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, यद्यपि नहीं है, इनफैक्ट नहीं है, लेकिन सबका कर्तव्य होगा कि उनकी सहायता में काम करें, ठीक है, तो सहायता करेंगे सब, और सारे सिविल और आपके दंडिक प्राधिकारी, सेना को मुक्त रखा है, ठीक है, सेना ने, बाकी क्योंकि सेना के पास ऑलरेडी इतना महत्व का काम है कि वो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वो ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेंगे, वही गड़बड़ हो गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि वही बात है ना कि आप कुछ भी इन्वेंशन करना चाहते हो तो शांति तो चाहिए। जब राम धनुष बाण लेकर खड़े होंगे तभी ऋषि यज्ञ कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो करना ही नहीं देंगे वो, ठीक है ना। और यज्ञ का मतलब हवन नहीं है, यज्ञ कर्म का नाम है। जब कर्म आप इस भाव से करते हो कि हम ईश्वर के ही उपकरण हैं, जो कुछ हमसे करा रहा है वो ईश्वर करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो आपका कर्म को ही यज्ञ कहा जाता है, ठीक है। यज्ञ आपका कर्म ही बनता है, और जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो फिर कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा, जैसा हो। तो आपका सहायता उच्चतम न्यायालय की सारे लोग करेंगे। कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की सहायता में काम करेंगे, सेना नहीं, ठीक है, क्योंकि सेना के पास ऑलरेडी बहुत महत्व का काम है। वो नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर तो अड़ोसी पड़ोसी में नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारे लोग उनकी सहायता में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका 145 न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है, और आपका 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय, ये देख लेते हैं, क्योंकि 145 का आवश्यक संबंध जुड़ेगा स्टेरेडेसिस यानी पूर्ण निर्णय की शक्ति से। 141 145 इसको एक साथ देखेंगे जब हम पूर्ण निर्णय का सिद्धांत कल सेपरेटली बताएंगे। तो कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी उनके ऑफिसर्स, उनके सबऑर्डिनेट्स और उनका एक्सपेंडिचर, ये कहां से आएगा? तो कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा।
क्योंकि वो अपने हेड है अपने ब्रांच के, ठीक है। या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारी और सेवक स्वयं तय करेगा। अच्छा, परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि किन्हीं मामलों में जो नियम में निर्दिष्ट की जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय में संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित विनिर्दिष्ट पद पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर न्यायालय से में ही पहले से नियुक्त है तब तो बात ही नहीं, तब तो उसकी एलिजिबिलिटी को, सारी चीजों को उन्होंने चेक कर ही रखा है। लेकिन जो न्यायालय में पहले से नियुक्त नहीं है, जितने मानिए नियुक्ति करनी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, हम उदाहरण देके बता रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि अनुच्छेद 124 में ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है तो कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक वर्तमान में तो उसे नियुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन शायद, हम शायद शब्द लगा रहे हैं इसीलिए कि भारत के राष्ट्रपति ये भी अपेक्षा कर सकें, क्योंकि वो पहले तो न्यायालय में नियुक्त तो नहीं है, तो उसके विषय पर कॉलेजियम के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग से भी, ठीक है, विचार कर लिया जाए। नियम से राष्ट्रपति ये निर्दिष्ट कर सकते हैं, शायद, हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों में विहित की जाए। यानी सर्विस कंडीशन, इनको लेट डाउन करने में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्किल्ड है। इसलिए हमने फिर कहा, बात प्राधिकार की नहीं है, बात सुविधा और ठीक से काम करने की है। तो ठीक है, नियुक्त आप कर लो, लेकिन जब सर्विस कंडीशंस तय करने की बात आए तो एक जब स्पेशलाइज्ड बॉडी मौजूद है पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे, तो उसकी राय ले लीजिए, तो उसकी राय से तय करेंगे। कौन कहता? संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। राय किस प्रकार आप लेंगे, इस विषय पर संसद कानून बनाएगी। तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। ठीक है, तो संसद, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं आया है, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन निकल गया मुंह से। बाकी भारत की संसद जो कानून बनाएगी, या तो भारत की संसद कानून बनाकर सभी सेवा शर्तें स्वयं बना देगी, तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो ये बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी जो नियमों द्वारा सेवा शर्तें विहित करने की शक्ति है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। अगर उन्होंने ही कर दी तो फिर इनसे मतलब नहीं, और अगर उन्होंने नहीं की तो ये नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत कर सकते हैं। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। इन पर्टिकुलर विषयों के संबंध में अगर आप नियम बना रहे हो तो राष्ट्रपति का अनुमोदन आप लेंगे, ठीक है, ये निकल कर आया। फिर कहता उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय यानी बाहर स्टेशनरी मंगाई जाएगी, पेन मंगाया जाएगा, फीता खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रशासन उच्चतम न्यायालय का चलाने के लिए जो व्यय होगा, भाई ऑर्डर आप करोगे तो कागज तो आएगा, नहीं तो ऑर्डर क्या हवा में हो जाएगा। अगर आप नेट लोगे तो चोरी तो नहीं करोगे नेट की, नेट तो सरकार का है, बिल तो पे होंगे, ये चोरी कर लोगे, बोले हम सरकार हैं, हम तो सब चुराएंगे, तो तुम तो परंपरा तो सही नहीं पढ़नी चाहिए, तो सही ही पढ़नी चाहिए। तो कहता उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेश सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, ये प्रशासनिक व्यय ही माना जाएगा, कि उनके सभी अधिकारी, सेवक, उनके जो वेतन, पेंशन और भत्ते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, क्योंकि जजों के तो ऑलरेडी संचित निधि पर भारित हैं। बाकी प्रशासनिक व्यय, अधिकारी, सेवक और उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो प्रशासनिक व्यय ही माने जाएंगे। तो प्रशासनिक व्यय का सवाल बचा था, वो भी कह दिया भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो टिकट या कोर्ट फीस ये सब लगेगी, वो सब पैसा
स्टेट को नहीं मिलेगा, भारत की संचित निधि में जाएगा। जबकि यहां जो मिलता है या जो कोर्ट फीस या टिकट आप लगाते हो वो सरकार को मिलता है, क्योंकि वो कहां से आता है? ट्रेजरी से। और ट्रेजरी किसकी है? सरकार की। वहां से आता है। स्टैम्प वेंडर वो बेचते हैं, ठीक है ना। और स्टैम्प वेंडर की नियुक्ति किसने की? स्टेट गवर्नमेंट ने। और स्टेट गवर्नमेंट ही उन्हें लाइसेंस दे रही है, वहीं से वो लेकर आते हैं। तो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, लेकिन उनका भारत की संचित निधि को में जाएगा और संचित निधि से ही उनका सारा काम चलेगा। अब केवल एक कॉन्सेप्ट बचा, ईश्वर ने चाहा तो कल हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग स्टेट में जाएंगे।